गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में हम पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण ये सीख रहे हैं, जो थोड़ा कठिन चैप्टर है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पीछे के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उसको एक एक दो बार आप फिर से करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इस चैप्टर में हमारा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ई का पहले से तीसरे तक का सवाल और लास्ट वीडियो में सेक्शन ई का 10वां सवाल और सेक्शन एफ का 7वां सवाल, इतना पूरा हो गया था। अब आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ई के चौथे सवाल से स्टार्ट करेंगे, जितना हो पाएगा उतना। ठीक है, अभी जो हम लास्ट टाइम से जो टॉपिक सीख रहे हैं वो है जेड टेबल में उल्टा देखना। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जेड टेबल में उल्टा कब देखना पड़ता है। तो जब भी आपको प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हो, प्रतिशत दिया हो, चतुर्थक, दशांश, शतांश ये सब निकालने के लिए कहा हो तो उस कंडीशन में आपको जेड टेबल में उल्टा देखना होता है। और जेड टेबल में उल्टा देखना मतलब कि क्या होता है, तो आपको क्षेत्रफल दिया होता है 4 आंकड़ों वाला, या अगर 2 आंकड़ा भी है तो हम 2 जीरो लगाकर उसको 4 आंकड़े में कन्वर्ट करते हैं और उस 4 आंकड़े को हम पीछे जेड टेबल में देखकर जेड प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। और जो भी उल्टा देखने वाला प्रश्न है उसमें लगभग सभी प्रश्नों में खाली एक प्रश्न अपवाद है जिसमें लिखा होगा बीचों बीच के अवलोकन या मध्य के 50% अवलोकन, मध्य के 70% अवलोकन, उसमें हमें घटाना नहीं पड़ता है। वो भी उल्टा देखने वाला ही, लेकिन उसमें घटाने की जरूरत नहीं होती। बाकी सभी प्रश्नों में उल्टा देखने वाले, जेड टेबल में उल्टा देखने वाले सभी प्रश्नों में आपको घटाना होता है। क्या घटाना होता है, तो 0.5 में से सवाल में जो आंसर दिया होता है, जो क्षेत्रफल दिया होता है, अगर वो 0.5 से कम है तो 0.5 में से दिए गए आंसर को, जो क्षेत्रफल दिया होता है उसको घटाना होता है। और अगर क्षेत्रफल 0.5 से बड़ा है तो उस क्षेत्रफल में से 0.5 को घटाना होता है और घटाने के बाद जो बचता है उसी को जेड टेबल में उल्टा देखकर हमें जेड प्राप्तांक प्राप्त करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बेसिक रिवीजन हो गया आपका। सेक्शन ई, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्पादन इकाई में कार्य करने वाले कारीगरों का औसत मासिक वेतन 10,000 है एवं उसका प्रमाव विचलन 2,000 है। यानी म्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, 10,000, और प्रमाव विचलन यानी सिग्मा दिया हुआ है 2,000। आगे लिखा हुआ है कि कारीगरों का औसत मासिक वेतन प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है ऐसा मानकर। तो ये वाक्य सभी सवालों में आपको लिखा ही हुआ दिखाई देगा। आगे मेन जो वाक्य है वो बाजू वाले पेज पर है, पेज नंबर 137 पर। कम वेतन वाले, सबसे कम वेतन वाले 20% कारीगरों का महत्तम वेतन। तो महत्तम लिखा हुआ तो उसमें अभी मत जाइए, शुरुआत में क्या लिखा है, सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले। तो सबसे कम यानी कि PX लेस देन X1 कितना प्रतिशत, तो 20%। जैसे ही मैंने कहा आपको कि प्रतिशत में दिया होगा, क्षेत्रफल दिया होगा, चतुर्थक, दशांश ये सब अगर कहा होगा तो जेड टेबल में उल्टा देखने वाला है। ये लेस देन कहाँ से आया, तो लिखा हुआ है सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले। वो तो आगे लिखा है कि कम वेतन जो प्राप्त करने वाले हैं उनका महत्तम मैक्सिमम वेतन कितना होगा, वो तो आगे लिखा हुआ है। लेकिन शुरुआत में क्या लिखा है, सबसे कम। मैंने आपको कहा है कम सबसे कम लिखा हो, बाईं ओर लिखा हुआ हो, लेस देन और माइनस वाला, ये सब एक ही नाम है। उसके बाद से अधिक, दाईं ओर, ग्रेटर देन और प्लस का जो साइन है इन्फिनेटिव प्लस में, वो सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने प्रतिशत कर्मचारी, 20%, जो आपका आंसर हो गया एक तरह से। कारीगरों का महत्तम वेतन और सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले 10% कारीगरों का। तो दूसरा, इसी का दूसरा, PX ग्रेटर देन X1, क्योंकि सबसे अधिक बोला है, कितना प्रतिशत उसमें, 10%। चलिए, तो इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। म्यू और सिग्मा तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी आपको। तो सबसे पहले इसको अगर हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, PZ लेस देन Z1 बराबर 20% को हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत है इसलिए कितने से भाग लगाना पड़ेगा, 100 से। तो 20 भागे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2। अब ये कल के सवाल की तरह ही हो गया, जो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन डी के प्रश्न को किया था उसकी तरह ही हो गया। 0.2 दिया है, बस तुरंत आप समझ जाएंगे कि हमें जेड क्या करना होगा, 0.5 में से जो 0.2 है उसको माइनस करना पड़ेगा, 0.3 आएगा जिसमें 3 जीरो लगाकर हम 4 डिजिट का आंकड़ा बनाएंगे, 3000, जिससे हमें जेड टेबल में उल्टा देखना होगा और फिर हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो ईजी ही सवाल रहता है, इतना कठिन नहीं रहता। चलिए इसके लिए आकृति बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, शीर्ष लंब रेखा जेड बराबर 0।
ये कॉमन आकृति हो गया। लेस देन लिखा हुआ है और 0.5 से कम है तो किस तरफ बनेगा उसकी आकृति, बाईं तरफ बनेगा लगभग इतना, और लेस देन लिखा हुआ है मतलब बाईं तरफ का ये जो क्षेत्रफल है वो निकालना नहीं है, वो आपको दिया हुआ है। उल्टी विधि में वो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, तो आपको Z1 से 0 चाहिए। क्या चाहिए, Z1 से 0। अब Z1 से 0 निकालने के लिए मान लीजिए कि ये लाइन आपको लिखने नहीं आएगा, लेकिन उसके नीचे का लाइन आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 में से 0.2 को माइनस करना पड़ेगा। तो फिर आसानी से ऊपर वाला लाइन आप लिख सकते हैं। 0.5 किसका नाम हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का नाम हो सकता है। और 0.2 किसका नाम है, तो वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपने, P Z लेस देन Z1। अब 0.5 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.3 आएगा। 4 आंकड़ा करने के लिए 3 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि पीछे जितने भी क्षेत्रफल दिए होते हैं वो 4 आंकड़े में दिए होते हैं और 0 का यहाँ पॉइंट के बाद कोई महत्व नहीं होता। 0.3, 0.30, 3000, 3 लाख सब एक ही बात हुआ। तो 0.3000 को कहाँ देखना है, जेड टेबल में उल्टा देखना है। तो 0.3000 को जब आप जेड टेबल में उल्टा देखेंगे तो 3000 एग्जैक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक है 2995, 0.8 के 4 में है 2995 और 0.8 के 5 में है 3023, जो 3000 से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। एवरेज लेने की भी ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि 3023 बहुत ज़्यादा दूर है। और 2995 3000 तो नहीं है, लेकिन 3000 के काफ़ी नज़दीक है, तो वही आंसर माना जाएगा 0.8 का 4। 0.8 का 4। अब ऐसा सोच रहे होंगे सर कल तो आपने एवरेज निकलवाया था, जब दोनों कीमत अगर 3000 के नज़दीक होती, जैसे एक 2995 दिया है, दूसरा 3008 दिया होता, 3007 दिया होता, 3005 दिया होता, तो हम दोनों का एवरेज निकालते। लेकिन एक 2995 है और दूसरा 3023 है, उसका एवरेज निकालने जाएंगे तो भी लगभग 3010 से ज़्यादा आएगा, तो उससे तो नज़दीक ही है 2995, इसलिए वही लिया जाएगा 0.84। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में, तो Z1 किस तरफ है, तो बाईं ओर है, माइनस वाले की तरफ है, इसके लिए किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो Z1 आपका निकल गया माइनस 0.84। माइनस में क्यों आया, तो क्योंकि बाईं ओर है, ऐसा भी लिख देना है आपको। अब थोड़ा सा काम और करना है। Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z1 कितना, माइनस 0.84, x1 नहीं मालूम, म्यू कितना है, तो म्यू है 10,000 बटे में सिग्मा कितना है 2,000। 2000 का गुना माइनस 0.84 से करो, 2000 गुने 0.84 माइनस 1680। अब माइनस 10,000 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 10,000 और बराबर में क्या बचेगा, x1। अब 10,000 में से 1680 घटाओ तो x1 बराबर आपको मिलेगा 8,320। फिर एक लाइन नीचे अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्या लिखना रहेगा नीचे आपको, कि सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले 20% कर्मचारियों का महत्तम वेतन 8,320 होगा। वही लाइन जो उसमें लिखा हुआ है वही लाइन को दोहरा देना है आपको। सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले 20% कारीगरों का महत्तम वेतन, जो सबसे कम वेतन प्राप्त करते हैं उनमें से हाईएस्ट वेतन कितना होगा, तो 8,320। अब सेम टू सेम जैसा हमने ये सवाल किया है वैसा ही ठीक दूसरा सवाल आपको करना है, तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे। ये ग्रेटर देन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें था सबसे अधिक, तो जेड ग्रेटर देन Z1 10/100 करेंगे तो 0.1। अब इसकी आकृति माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये कॉमन आकृति हो गया। अब ग्रेटर देन लिखा हुआ है, से अधिक लिखा हुआ है, मतलब दाईं ओर, क्योंकि 0.5 से कम भी है, तो 0.1 मतलब लगभग इतना। ये वाला जो हिस्सा है लाइनिंग वाला, ये आपको दिया हुआ है उन लोगों ने पहले से 0.1। आपको क्या चाहिए, तो आपको 0 से Z1 चाहिए। क्या चाहिए, 0 से Z1। और 0 से Z1 निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, तो नॉर्मली आपको मैंने उल्टा विधि में बताई है कि घटाना है। जैसे ही आपने 0.1 देखा था तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें 0.4 यानी कि 4000 को जेड टेबल में उल्टा देखना होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.4। तो 3-4 सवाल करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद जैसी रह जाएगी। तो हमें 0 से Z1 चाहिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे लिखने कई लोगों को नहीं आता है, तो मैंने ये लाइन छोड़ने के लिए कहा है। लेकिन नीचे का लाइन तो आपको पता ही है कि
घटाना पक्का ही है। किस में से किसको? तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को। अगर 0.5 बड़ा है तो 0.5 में से 0.1 को माइनस करेंगे, तो 0.5 माइनस 0.1। अब 0.5 किसका नाम है? तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस 0.1 किसका नाम है? तो z ग्रेटर देन Z1, और 0.5 में से 0.1 घटाएंगे तो 0.4 आएगा, जिसमें 3 जीरो लगाकर हम 4000 कहेंगे। और कहाँ देखेंगे? तो Z टेबल में उल्टा देखने पर 4000 को देखिए, 4000 को Z टेबल में उल्टा देखेंगे तो 4000 आप डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 1.2 के 8 में और 9 में है, तो 1.2 का 8 ही माना जाएगा, क्योंकि वो भी 4000 के एकदम करीब है, 4000 के एकदम करीब है, तो 1.2 का 8 ही अब माना जाएगा। तो 1.2 के 8 में आपको 4000 मिल जाएगा, क्योंकि वो 3997 है, तो वही 4000 के करीब है एकदम। क्योंकि दूसरा वाला जो है 4000 तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन 4000 के करीब है, 3997। और जो 1.2 का 9 है वो काफ़ी दूर है, 4015 है, 15 कदम दूर है, और ये 3 कदम ही पीछे है। तो यही आपका नज़दीक का कीमत माना जाएगा, क्योंकि अगर दोनों को जोड़कर भी अगर आप भाग लगाएंगे तो भी 4000 समथिंग, मतलब 6 या 7 तो आ ही जाएगा। तो 4000 6-7 भी आएगा तो भी तो 3997 उससे नज़दीक ही है, इसलिए क्या माना जाएगा? 1.28। प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में, क्योंकि दाईं ओर है, यानी प्लस वाले की तरफ है। तो ये Z1 निकल गया। Z1 निकलने के बाद हमें X1 निकालना है, तो Z1 का सूत्र x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 कितना? तो 1.28। x1 कितना? तो नहीं मालूम। म्यू कितना? तो 10,000, और सिग्मा कितना? तो 2000। 2000 का गुणा 1.28 से करिए, कितना? 2560 माइनस 10,000 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 10,000 बराबर x1, यानी x1 बराबर 12,560। और फिर वो एक लाइन आप रिपीट जरूर कर दीजिएगा नीचे कि सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले 10% कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,560 होगा। तो इस तरह के सवाल 4 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये सवाल पूछा भी गया है 3 से 4 बार बोर्ड की एग्जाम में, तो थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है। अभी भी कई लोगों के स्कूलों में जहाँ पे SBS में से पेपर आते हैं वहाँ पे भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा इससे आसान भी है। एक प्रमाण वितरण का माध्य 52 और विचरण 64 है। विचरण मतलब सिग्मा स्क्वायर 64 है। क्वेश्चन नंबर 5, माध्य यानी म्यू दिया हुआ है 52, और विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर 64 दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर कितना होगा? 8। फिर क्या लिखा है? बराबर मध्य के 25% अवलोकन। अंडरलाइन कर दीजिए, 25% लिखा है, मतलब ये तो समझ गए कि Z टेबल में उल्टा देखना है। लेकिन दूसरी बात कि मध्य के 25% लिखा हुआ है तो उल्टा तो देखना है, लेकिन इस बार घटाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो वो आकृति जब हम देखेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। Px1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 बराबर 25%। इसी को अगर हम Z में कन्वर्ट करेंगे तो Pz1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 बराबर 25/100, 0.25। माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव। क्या लिखा है? मध्य के 25%। मध्य के 25% मतलब ये जो बीच में जो शीर्ष लंब रेखा है Z बराबर 0, थोड़ा सा भाग इस तरफ माइनस वाले की तरफ और थोड़ा सा भाग उस तरफ प्लस वाले की तरफ, क्योंकि बीचों बीच तभी कहलाएगा। और वो भी थोड़ा सा नहीं, बराबर बराबर जो हिस्सा है वही, यानी 25% है तो 12.5% इधर और 12.5% इधर, यानी लगभग इतना हिस्सा, इतना पूरा हिस्सा आपको दिया हुआ है। कितना? 0.25। ये Z1 और ये Z2। आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको Z1 से 0 चाहिए और 0 से Z2 चाहिए, लेकिन संयोग से इसमें घटाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा दिया ही हुआ है आपको, उसको 2 समान हिस्सों में बांट देना है। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Pz1 से लेकर 0 तक उतना ही होगा जितना 0 से Z2 तक होगा, और उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको 0.25 को 2 भागों में बांट देना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.25 है। तो 0.25 को 2 भागों में बांटेंगे तो 0.125
4 आंकड़ों में करने के लिए आप 0 लगा सकते हो, तो 0.1250, ठीक है। यानी कि एक तरफ P Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ये भी आ गया 0.1250, और दूसरी तरफ 0 से Z2 ये भी आ गया 0.1250, और दोनों को ही हमें कहाँ देखना है, Z टेबल में उल्टा देख लेना है दोनों को ही। अब दोनों को देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का मान सेम ही है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। बस फर्क इतना है कि Z1 बाईं तरफ है यानी माइनस वाले की तरफ है तो उसका माइनस में आएगा, और Z2 दाईं तरफ है तो उसका प्लस में आएगा, लेकिन देखना तो एक ही बार पड़ेगा। तो 1250 देखिए पीछे, 1250 आप देखेंगे तो वो भी 0.3 के 2 में माना जाएगा, क्योंकि 0.3 के 2 में 1255 है जो 5 ज़्यादा है, लेकिन 3 के 1 में 1217 है जो बहुत ही पीछे है, तो 1255 ही माना जाएगा 0.3 के 2 में यानी 0.32। तो Z टेबल में जब देखेंगे हम तो उस हिसाब से कितना आएगा, Z1 माइनस 0.32 क्योंकि वो बाईं तरफ है, और Z2 कितना आएगा, प्लस 0.32 क्योंकि वो दाईं तरफ है, क्योंकि वो भी 1250 से ये भी 1250, दोनों का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। अब थोड़ा सा क्या काम बाकी है, Z1 Z2 निकल गया तो हमें x1 और x2 प्राप्त करना है। तो Z1 का सूत्र क्या होता है, तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो Z1 है माइनस 0.32, x1 नहीं मालूम, म्यू है 52 और सिग्मा है 8। 8 का गुना माइनस 0.32 से होगा तो कितना होगा, माइनस 2.56, माइनस 52 है तो क्या होगा, प्लस 52 बराबर x1, तो x1 बराबर 49.44। उसी तरह यहाँ पे Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो Z2 कितना 0.32, x2 नहीं मालूम, म्यू है 52 और सिग्मा है 8, तो 8 का गुना करेंगे तो अभी अभी हमने किया था 2.56, माइनस 52 इधर आएगा तो प्लस 52 बराबर x2, तो x2 बराबर 54.56, x2 बराबर क्या होगा 54.56। तो आप नीचे क्या लिख सकते हो, तो मध्य के 25% अवलोकनों की समाविष्ट सीमा 49.44 से 54.56 होगी। तो ये दोनों जो प्रश्न था ये भी जेट। चलिए सेक्शन ई का हमारा चौथा और पांचवा सवाल हो गया। छठे प्रश्नों को देखते हैं। पेज नंबर 137 पर ही छठा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के एक बड़े से शोरूम में साप्ताहिक उपकरणों की बिक्री का औसत 52 है और उसका विवरण लिखा हुआ है, थोड़ा उसको सुधार दीजिएगा। विचरण 9 इकाई स्क्वायर है, तो म्यू बराबर 52 दिया हुआ है छठे प्रश्न में, और सिग्मा स्क्वायर म्यू बराबर 52 और सिग्मा स्क्वायर 9 दिया हुआ है। इसका मतलब कि सिग्मा कितना होगा, तो सिग्मा 3 होगा। तो पहले ये समझ गए होंगे आप कि म्यू कितना 52 और सिग्मा कितना 3। आगे, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बिक्री प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है, जो कि स्वाभाविक हर सवाल में लिखा रहता है, 50 सप्ताह में से किसी भी एक सप्ताह दौरान, यानी सप्ताह यानी कि एन दिया हुआ है, कैपिटल एन कितना 50, उसका भी काम आएगा। यदि 50 सप्ताह में किसी भी एक सप्ताह दौरान उपकरणों की बिक्री x इकाई तथा 61 इकाई के बीच हुआ हो, x इकाई से कहाँ तक हुआ हो, 61 इकाई के बीच, यानी Px1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 61 के बीच हुआ हो, उसकी संभावना, देखिए डायरेक्ट संभावना दिया है, तो जब भी आपको संभावना मतलब क्षेत्रफल दिया होगा तो जेड टेबल में उल्टा देखने वाला है, तो संभावना कितना है, तो 0.1574। तो x1 का अनुमानित मूल्य प्राप्त कीजिए, और जब x1 का अनुमानित मूल्य मिल जाएगा तब उसी प्रकार कितने सप्ताह के दौरान उपकरणों की बिक्री 55 इकाई से अधिक होगी, ये सीधा वाला है। कितने सप्ताह के दौरान उपकरणों की बिक्री जो है यानी x जो है वो 55 से अधिक होगा, अधिक से अधिक मतलब ऐसा वाला चिन्ह 55 से अधिक होगा, कितने सप्ताह के दौरान। तो सप्ताह के दौरान निकालने के लिए कहा है, तो हम संभावना निकाल लेंगे, और सप्ताह की कुल संख्या कितनी है 50, उससे गुना कर लेंगे लास्ट में। जैसे कि सब संख्या निकालना होता है तो हमें सवाल में कुल संख्या दिया होता है तो हम कुल संख्या से गुना करते हैं, प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 से गुना करते हैं। उसी तरह से सप्ताह निकालना है तो संभावना निकालने के बाद कुल सप्ताह कितना दिया हुआ है 50, उससे हम गुना करेंगे। तो वो तो नॉर्मल सवाल ही है जैसा हम शुरुआत में करते थे। ये थोड़ा सा कठिन है तो इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना है। सबसे पहले x1 के लिए तो हम z1 कह देंगे उसे,
तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक तरफ Z1 का सूत्र लिख रहा हूँ और एक तरफ Z2 बराबर x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 तो अभी नहीं निकला है, नहीं मालूम हो सकता है क्योंकि x1 नहीं दिया हुआ है। जब Z1 हम ज्ञात करेंगे तब हमें x1 मिल जाएगा। इस तरफ Z2 मिल सकता है, कितना है x2 61 दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है 52, तो 61 बटे माइनस 52 बटे में सिग्मा कितना है 3, तो 61 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा 9, और 9 भागे 3 करेंगे तो कितना होगा 3, तो Z2 बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी ऊपर जो समीकरण दिया है वही समीकरण अभी क्या हो जाएगा, P x1 की जगह पे क्या हो जाएगा Z1 लेस देन इक्वल टू Z और लेस देन इक्वल टू 3 बराबर उसका क्षेत्रफल कितना है 0.1574। ओके, अब आकृति माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, Z बराबर 0, 3 प्लस वाले की तरफ आएगा। अब यानी कि ये Z2 है 3, अब Z1 कहाँ आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले पीछे जाकर Z टेबल में जाकर 3 का 0 देखना होगा। तो 3 का 0 आप Z टेबल में जाकर देखेंगे तो 3 का 0 है 0.4987, लगभग 5000 के करीब 0.4987, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना है 0.4987, और थोड़ा इधर भी बना सकते थे आप, और इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल कितना है 0.1574। तो आसानी से ये इसी तरफ होगा, कितना होगा, तो लगभग इतना, ये Z1 हो गया। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 0.1574 दिया हुआ है, और आपको क्या चाहिए 0 से Z1 चाहिए। तो 0 से Z1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0 से पहले 3 तक का, आज इन्फिनिटी तक नहीं जाना है आपको, 0 से 3 तक का जो अभी अभी हमने पीछे देखा, माइनस Z1 से Z2 तक का, वो आपको माइनस करना होगा। यानी अगर आपको 0 से Z1 चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से 3 तक माइनस Z1 से 3 तक। तो 0 से 3 तक का हमने कितना देखा था 0.4987, और Z1 से 3 तक पहले से ही दिया हुआ है, Z1 से 3 तक कितना 0.1574, घटा देंगे, घटाइए 0.3413, कहाँ देखने पर, Z टेबल में देखने पर ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। Z टेबल में उल्टा देखने पर 3413 आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। आपको, आप में से कई लोगों को याद भी होगा 3413 किसका होता है, तो 1 का होता है, 1 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में क्योंकि दाई ओर है, तो Z1 कितना मिल गया 1, क्योंकि दाई ओर है इसलिए प्लस में आएगा Z1 1। अब Z1 आने के बाद Z1 का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। कैसे, तो Z1 की जगह पे 1, x1 वैसे का वैसा, म्यू कितना 52 और सिग्मा कितना 3, 3 का गुणा 1 से 3 एक कम 3, माइनस 52 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 52 बराबर x1, यानी x1 बराबर 52 और 3 55। तो ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा, वहाँ पे 55 इकाई से अधिक हो तो 55 के लिए कितना होगा Z1, तो वैसे तो हम वहाँ से देख के बता ही सकते हैं कि 1 होगा, लेकिन फिर भी यहाँ अलग से निकाल दे रहे हैं। Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x1 है 55, म्यू है आपका 52 और सिग्मा है 3, तो Z1 बराबर हो गया आपका 1। यानी ये जो समीकरण है वो हो जाएगा PZ ग्रेटर देन 1। आकृति उसकी ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, Z बराबर 0, कॉमन आकृति। एक लगभग कहाँ आएगा, तो एक लगभग यहाँ पे आएगा। क्या लिखा है, उससे अधिक, अधिक मतलब ये वाला हिस्सा इस बार दिया नहीं है, इस बार ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, बराबर के उस तरफ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए भी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो घटाना पड़ेगा किस में से किसको, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में से 0 से लेकर 1 तक को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको पहले 0 से इन्फिनिटी में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो 0 से 1। अगर ये वाला हिस्सा दिया होता और ये निकालना होता तब आपको 0.5 में से ये जितना दिया होता उतना आपको माइनस करना होता, और फिर उसके बाद उसको Z टेबल में उल्टा देखना होता। तो 0.5 माइनस 0 से 1 का कितना होता है, तो 1 का 0 अभी हमने पीछे देखा था, कितना था 3413, 0.3413 घटाइए
हाँ, अब इसका गुना हम सप्ताह के साथ कर देंगे क्योंकि सप्ताह में पूछा हुआ है और सप्ताह की कुल संख्या कितनी है 50, तो 50 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 7 पॉइंट, यानी लगभग आप 8 सप्ताह कह सकते हो। और फिर नीचे आपको जवाब लिखना है व्यवस्थित, तो लिख सकते हो कि 55 से अधिक हो, बिक्री 55 इकाई से अधिक हो, ऐसे कितने सप्ताह होंगे, तो ऐसे 8 सप्ताह होंगे। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उल्टी विधि वाला हमने कर लिया है। ऐसा ही कोई उदाहरण होगा तो आप ढूंढ कर उसकी तरफ कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको 7, 8, 9 उदाहरण नंबर 7, 8, 9 दिया था मैंने आपको। तो आज आप कर सकते हो इसकी तरह। उदाहरण है उदाहरण नंबर 10, 11 और 12 को कर सकते हो। एक बार ट्राई करिएगा। उदाहरण नंबर 10, 11, 12 वो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में सेक्शन ई के जो बाकी बचे सवाल है छठे के बाद, यानी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तो हमारा हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।